हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम फर्दर अपने वैदिक पीरियड के आगे एक्सटेंड करेंगे। सो एज आई टोल्ड यू, वैदिक पीरियड हमने दो हिस्सों में देखा था। वन वाज ऋग वैदिक एंड सेकंड वन वाज लेटर वैदिक। ठीक है, सो ऋग वैदिक हमने देख लिया था कि कितना टाइम पीरियड रहा था उसका, तो 1500 टू 1000 BCE। ठीक है, उसी तरह से लेटर वैदिक पीरियड जब हमने देखा तो उसका टाइम पीरियड आ गया था 1000 टू 600 BCE। आज हम बात करेंगे फ्रॉम द 600 BCE ऑनवर्ड, जहाँ पे हमें मिलते हैं महाजनपद्स। ठीक है, महाजनपद्स के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे पहले एनालाइज करो। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऋग वैदिक पीरियड, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद्स। महाजनपद्स ऋग्वेद में ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उसके साथ एनिमल्स जो गऊ थी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो जो फोकस था इट वाज ऑन जना, तो जना के ऊपर ज़्यादा फोकस था। वैसे लेटर वैदिक पीरियड में आप देखते हो प्रॉपर्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, यानी कि जनपद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। अब हम फोकस करेंगे महाजनपद्स के ऊपर। महाजनपद्स का पीरियड चलेगा फ्रॉम 600 BCE टू 300 BCE। ठीक है, सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम बोलते हैं कि वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन का पीरियड था। जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो फर्स्ट पीरियड था अर्बनाइजेशन का। महाजनपद्स को हम बोल देते हैं कि ये सेकंड फेज है किस चीज़ का, अर्बनाइजेशन का, यानी कि शहरीकरण हम जो दूसरी बार सबसे ज़्यादा देखेंगे वो महाजनपद्स में देखेंगे। क्यों बोलते हैं इसको सेकंड अर्बनाइजेशन? बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करोगे बहुत सारे टाउन्स की डेवलपमेंट हो रही थी, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस था, बट साथ में एक चीज़ ऐड हो गई थी, दैट इज़ टूल्स। आयरन के टूल्स बनाए जाने लगे थे। ऑल्दो हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में हमें आयरन मिल चुका था, तो अब आयरन के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी गई महाजनपद्स के टाइम पे। हल वगैरह प्रॉपर बनाए जाने लगे विद द हेल्प ऑफ अ आयरन। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या नई चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो सोलासा महाजनपद्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सोलासा महाजनपद, सोलासा का मतलब होता है 16, यानी कि टोटल कितने महाजनपद हुआ करते थे, तो 16 थे। वैसे अगर आपको डिटेल में करना हो ये, तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे बिल्कुल हमने डिटेल में करा था। बट जस्ट बिकॉज ये अभी रिवीजन सीरीज़ है, इसको आप 1.5x के ऊपर भी देख सकते हो एंड साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, सो सोलासा महाजनपद कौन कौन से हुआ करते थे? सबसे पहले 16 तो देखते हैं, अंग, मगध, काशी, कुशाल, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अवंती, अस्माका, सुरसेनी, ये तो थे 16। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलासा महाजनपद्स का मेंशन कहाँ पे था। तो एक निकाया पढ़ोगे आप, जिसको हमने वैसे एक बार रीड कर लिया है जब हमने लिटरेचर देखे थे, लिटरेचर वाले एविडेंसेस देखे थे। बट आप देखते हो अंगुत्र निकाया, अंगुत्र निकाया के अंदर सोलासा महाजनपद्स का ऑलरेडी मेंशन करा गया है। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, बुद्धा के जो टेक्स्ट थे उसमें ऑलरेडी महाजनपद्स के बारे में डिस्कशन करी हुई है। उसके अलावा एक और हमें लिटरेचर मिलता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ये जो भगवती सूत्र है ये जैन टेक्स्ट है। तो मतलब हमें जैन और बुद्धिस्ट दोनों ही सोर्सेज से महाजनपद्स के बारे में डिटेलिंग मिलती है। कितने हैं? तो 16 हैं। सबसे पहले एक आता है आपके पास अंग, मगध, काशी, कुशाल, वज्जी, माला, छेदी, वत्स, मत्स्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरसेनी। ठीक है, ये थे आपके 16 महाजनपद्स। इनके बारे में ऑल्दो हम डिटेल में कर चुके हैं। इसमें अब सिर्फ आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें अभी मैं बताने जा रही हूँ। अच्छा देखो, जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे वो आप याद रख लेना थोड़े से, जिनको हम बाद में भी पढ़ेंगे अभी। तो जैसे कुशाल जो आपका महाजनपद था, यहाँ पे जो किंग हुआ करते थे वो थे प्रसेनजीत। वैसे ही अगर छेदी महाजनपद के बारे में डिस्कशन करें तो उनके जो इम्पॉर्टेंट किंग थे वो थे शिशुपाल। वैसे ही वत्स के थे उदयन, वत्स के थे उदयन। उसके अलावा अवंती के थे प्रद्योत, अवंती के थे प्रद्योत। अब जो ये प्रसेनजीत थे ना, ये बुद्धा जी के कंटेम्प्रेरी थे, यानी जब बुद्धा जी का बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था तो उस टाइम पे कौन एग्जिस्ट किया करते थे? कुशाल में प्रसेनजीत एग्जिस्ट किया करते थे। किंग ऑफ कुशाल इनको बोला जाता है। किसके कंटेम्प्रेरी थे, किसके सामंत थे?
तो कंटेम्प्रेरी थे टू बुद्धा। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और इसके अलावा अगर सेकंड चीज़ हम देखें, एक प्ले है, ठीक है, एक प्ले है जो कि उज्जैन किंग से एसोसिएटेड है, उसका नाम है स्वप्न वस्वदत्ता। स्वप्न वस्वदत्ता। एंड किसने लिखा था? तो भाषा करके एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था। किसके ऊपर बेस्ड है? तो उज्जैन के ऊपर बेस्ड है, जो किंग वत्स थे। इसी वजह से मैंने बोला कुछ किंग्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और भाषा कौन था? तो ये कोर्ट पोएट हुआ करता था किसका? कनिष्क का, कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के दरबार में इन्होंने एक प्ले लिखा था, दैट इज स्वप्न वस्वदत्ता। और किसके बारे में था? उज्जैन किंग के बारे में था, जो कि वत्स के किंग हुआ करते थे, ठीक है। उसी तरह से अगर उज्जैन, यहाँ पे एक हीरो भी दर्शाए गए हैं, हर्षवर्धन। बेसिकली जो हर्षवर्धन किंग पढ़ोगे आप 7वीं सेंचुरी के आसपास, तो हर्षवर्धन के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उनकी 3 बुक्स आप पढ़ते हो। एक का नाम था नागानंदी, नागानंदी। एक है रत्नावली, रत्नावली। एंड तीसरी आती है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। जो प्रियदर्शिका और आपकी रत्नावली है, इसमें जो किंग दिखाए हैं वो किसके बारे में बात करी गई है? तो उज्जैन किंग के बारे में बात करी है, ठीक है। अब जो महाजनपद से आपके 16 महाजनपद, वो 2 हिस्सों में बंटे थे। कैसे कैसे? तो एक को तो बोला जाता था मोनार्कीज। मोनार्कीज का मतलब है कि किंग का रूल चलेगा, किंग रूल। और दूसरी तरफ आपको एक और ब्रांच दिखेगी, वो थी रिपब्लिक्स की। जैसे वज्जी माला थे ना, जो वज्जी हो गया आपका, माला हो गया, लिच्छवी हो गया, ये सारे किस में आते थे? रिपब्लिक में आते थे। और अगर मोनार्कीज का एग्जाम्पल लेना हो तो मगध आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इन्होंने गण संघा बनाए हुए थे, गण संघा। यानी कि यहाँ पे जब किंग की अपॉइंटमेंट होती थी तो यहाँ पे प्रॉपरली लोग आया करते थे, वोटिंग करी जाती थी। वोटिंग के लिए ना इन्होंने सलाका रखे थे। सलाका क्या होता था? लकड़ियों के डब्बे डब्बे से बनाए होते थे, फिर उनकी काउंटिंग करी जाती थी, सलाका बोलते थे उनको। और जो सलाका को कलेक्ट करता था उनको सलाका गहा पका बोल देते थे, कि वो जो वुड को कलेक्ट कर रहा है लोगों से, उसको सलाका गहा पका भी बोल दिया जाता था, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि जो मगध है जिसमें मोनार्की चल रही थी, उसका निकलता है राइज। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? राइज ऑफ मगध। मगध जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा राइज करता है। क्यों राइज करता है? क्योंकि एक तो जोग्राफिकली उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। कैसे? फॉरेस्ट बहुत अच्छा था, फॉरेस्ट से इनको टिम्बर मिल जाता था, वुड मिल जाती, साथ में एलिफेंट मिल जाते थे। वॉर के लिए एलिफेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है अगर हम हिस्ट्री में जाएँ। और जो एरिया था, जस्ट बिकॉज दोआब वाला एरिया था, रिवर्स बहुत अच्छी वहाँ से जाती थी, तो लैंड जो थी वो फर्टाइल थी। और अगर लैंड फर्टाइल होगी तो आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। एज आई टोल्ड यू, आयरन जो था ये लेटर वैदिक पीरियड में मिल गया था, बट इसका हाईली यूज़ कब हुआ? जब हम आते हैं मगध वाले टाइम पीरियड में, महाजनपद वाले टाइम पीरियड में। तो आयरन की हेल्प से इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज बनाए, वेपन्स बनाए, और खेती के लिए हल वगैरह बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको पाटलिपुत्र, जो आज का पटना वाला एरिया है ना, दैट इज़ पाटलिपुत्र एट दैट टाइम। पाटलिपुत्र जो था ये 5 रिवर से सराउंडेड था, तो एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई थी। वैसे ही राजगीर, राजगीर भी बिहार में मिल जाएगा आपको। तो राजगीर जो है ये 5 हिल्स से सराउंडेड है, तो देखो नेचुरली इनको फोर्ट बनाने नहीं पड़े, किले बनाने नहीं पड़े, बाहर से दीवारें देनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि नेचुरली इनको हिल्स मिल रखी थी। उसके अलावा हिट्रोडॉक्स स्कूल्स यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं। हिट्रोडॉक्स स्कूल्स कौन कौन से आगे? एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स, एक होते हैं हिट्रोडॉक्स। हिट्रोडॉक्स में यहाँ पे आपका बुद्धिज़्म आ जाएगा, जैनिज़्म आ जाएगा, अजीविका सेक्ट हो रहा था, चरवाकाज आ जाते हैं। तो इस तरह से बड़े सारे सेक्ट जो थे वो इमर्ज कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मगध। तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे हम टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 600 BCE के बाद में आ चुके हैं अब, ठीक है। 0 AD की तरफ हम जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे डायनेस्टी इमर्ज हुई, दैट वॉज द हर्यंका डायनेस्टी। कौन सी इमर्ज होती है? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का टेंटेटिव टाइम पीरियड याद रख लेना, 544 से चलते हैं ये, और 512 BCE तक इमर्ज करते रहते हैं। हर्यंका डायनेस्टी के वैसे तो जो रूलर थे वो कुछ खास नहीं थे, बट यहाँ पे जो फर्स्ट किंग आते हैं वो थे बिम्बिसार। कौन आए थे? बिम्बिसार। ऑल्दो हर्यंका डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन हुआ करते थे? तो इनके ग्रैंडफादर थे, इनके दादाजी हुआ करते थे, ठीक है। सो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी, फर्स्ट किंग कौन आते हैं? बिम्बिसार। बिम्बिसार ने सबसे पहले क्या डेवलपमेंट अचीव करी? अंग से लेके मगध तक इन्होंने अपना एरिया एक्सटेंड करा,
ठीक है, एक्सटेंशन के ऊपर फोकस करा। और जहाँ पे इनको लगता था कि मैं वॉर से नहीं जीत सकता, वहाँ पे ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बना लेते थे, यानी कि शादी कर लेते थे वहाँ की लड़की से, और वो नेचुरली फिर वो जो एरिया था वो डाउरी में मिल जाता था। तो इस तरह से अपनी एक्सटेंशन किया करते थे। इसके अलावा एक किंग हमने अभी देखे, प्रद्योत। ठीक है, ये जो प्रद्योत किंग देखे हमने, कहाँ के थे ये? अवंती के। स्टार्टिंग में भी देखा ये। तो प्रद्योत को उस टाइम पे ना जॉन्डिस हुआ था, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस। तो जो बिम्बिसार थे, इनके कोर्ट में ना एक फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था जिवाका। जिवाका वॉज वेरी गुड फिजिशियन। तो इन्होंने मतलब अपने डॉक्टर को भी भेजा था प्रद्योत के चेकअप के लिए। तो ये अवंती जाते हैं और इसके बाद ये ठीक हो गए थे। तो इसी वजह से अवंती और अंग मगध के साथ जो हैं बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। और जो बिम्बिसार हैं ये कंटेम्प्रेरी मिलेंगे आपको बुद्धा जी के। तो एक तो हमने प्रसेनजीत देख लिया, ठीक है, बिम्बिसार देख लिए, ये सारे बुद्धा जी के कंटेम्प्रेरी थे कहीं ना कहीं। उसके अलावा इन्होंने शादी करी थी, बिम्बिसार ने कहाँ पे शादी करी थी? तो कोसाला किंगडम पड़ा ना अभी, तो वहाँ पे जो किंग हुआ करते थे कोसाल के, जिनका नाम अभी आपने देख लिया प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन थी एक, जिसका नाम रखा गया था महाकुसाला। महाकुसाला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत की। और प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? तो कुसाला का। तो महाकुसाला के नाम में ही कुसाला है, वहीं से याद रह जाएगा। ये सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत थी। इससे शादी कर ली थी किसने? तो बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने किससे मैरिज कर ली थी? महाकुसाला के साथ। दूसरी शादी इन्होंने करी थी, एक लिच्छवी प्रिंसेस हुआ करती थी जिसका नाम था चेलना। चेलना के साथ इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और एक और शादी इन्होंने पंजाब वाले एरिया में की थी, वहाँ पे एक मद्र क्लैन हुआ करता था, उनकी लड़की से कर ली थी। ठीक है, ये पंजाब में हुआ करता था। तो 3 शादियाँ यहाँ पे इनकी हो जाती हैं। और अगर मगध की बात करें ना, तो मगध का जो मेंशन है सबसे पहले आपको एक अथर्व वेद के अंदर मिल जाएगा। अथर्व वेद में भी इवन आपको किसका मेंशन मिलता है? मगध के बारे में। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। अब बिम्बिसार थे, बिम्बिसार क्या करते हैं, एक इनको टाइटल भी मिलता है जिसका नाम था श्रेणी का। तो जो श्रेणी का टाइटल है ये किसको दिया गया था? बिम्बिसार को दिया गया था। कौन से लिटरेचर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली? तो जैन लिटरेचर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसके अलावा गंधार, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ता है, गंधार का जो राजा था ना, उसने एक एम्बेसी भी भेजी थी। कहाँ पे? इंडिया में भेजी। और उसका किंग का नाम क्या था वो भी ध्यान में रख लेना। गंधार के किंग का नाम था पुक्कू सती ने क्या किया था? इंडिया में क्या भेजी? यहाँ पे मगध में रूल कर रहे हैं ना बिम्बिसार। अब बिहार वाले पोर्शन में पूरा जो ये बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, ये सारा हुआ करता था उस टाइम पे एक ही। तो पुक्कू सती ने क्या किया? अपनी एक एम्बेसी भी भेजी थी इंडिया में। तो इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे थे बिम्बिसार के। ठीक है, काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन हुआ करते थे। तो अगर एम्बेसी आ रही है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बिम्बिसार है उसी का लड़का अजात शत्रु जो होता है ना, वो मरवा देता है। और फाइनली गद्दी पे कौन आ जाता है? अजात शत्रु किसका लड़का है? बिम्बिसार का लड़का है। और अपने ही बाप दैट इज़ बिम्बिसार को इन्होंने मरवा दिया। और पहले ये क्या था, जब बिम्बिसार जिंदा थे ना, तो ये गवर्नर हुआ करते थे। कौन से रीजन के? तो अंग के रीजन के, गवर्नर ऑफ अंग। उसके अलावा इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स डेवलप करी थी, जिसको बोला जाता है, एक को रथ मुसाला में क्या किया जाता है? कैरियट के साथ ना एक आगे बड़ा सा शार्प सा वो लगा दिया जाएगा, चक्कर सा, और फिर जो भी उसके आगे आएगा वो कटता ही चलेगा। रथ मुसाला के अलावा इन्होंने एक और इन्वेंशन करा था जिसका नाम है महाशिला कंटका की अगर बात करें तो ये क्या होता था? ये कैटापल्ट होता था, बड़े बड़े पत्थर निकलते थे इससे, जैसे गुलेल होती है ना, वैसे निकालते थे बड़े बड़े पत्थर डाल के, और जो अपोजिशन होती थी उनके ऊपर फेंक दिया करते थे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक किसके टाइम पे आती हैं? डिफेंस की टेक्निक, डिफेंस के इक्विपमेंट्स। तो देखें अंडर द अजात शत्रु। अब क्या होता है, जो बुद्धा जी थे बिम्बिसार के, तो वो कंटेम्प्रेरी थे, पर कुशीनारा में डेथ हो जाती है किसकी? बुद्धा जी की। तो देखो एक ही डायनेस्टी की बात चल रही है अभी, हर्यंका डायनेस्टी। कुशीनारा के अंदर बुद्धा जी की होगी थी डेथ। कौन रूल कर रहा था हर्यंका डायनेस्टी में उस टाइम? तो अजात शत्रु। इसी वजह से जब इनकी डेथ होती है तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो वो करवाता है अजात शत्रु। कैसे कंडक्ट करवाता है? सबसे पहले तो टाइम पीरियड याद रख लो, 483 BCE में ये कंडक्ट होती है। अभी बुद्धिज़्म में दोबारा से आएगा, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो सबसे पहले क्या हुआ? 483 BCE। कौन सा राजा है? अजाता शत्रु है। किसने प्रिसाइड करी? तो महाकशापा
महाकश्यपा चाहिए होगा ना वहाँ पे देख रेख के लिए भी कोई, तो वो महाकश्यपा थे। और इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं जो सूत पिताक और विनय पिताक थे वो कंपाइल हो जाते हैं। सूत पिताक एंड विनय पिताक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, विनय पिताक। इनकी कंपाइलेशन किसके टाइम पीरियड में होती है, तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हो जाती है। कहाँ पे हुई थी ये, तो राजगीर में हुई थी, राजगीर। ठीक है, किसने करवाई, अजातशत्रु ने करवाई। तो ये था सारी स्टोरी अबाउट द अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद सेम इसके साथ भी होता है, इसको इसका लड़का मरवा देता है जिसका नाम था उद्दयन। उद्दयन ने किसको मरवाया, अपने पापा को, दैट इज़ अजातशत्रु को। और एक नया विलेज इन्होंने फाइंड आउट करा जिसका नाम रखा पाटलीग्राम। जो पाटलीग्राम है उसी का नाम बाद में पड़ा पाटलिपुत्र। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो क्या नाम है, पटना, बिहार वाला जो पटना है तो वो आ जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो राजगीर में हुआ करती थी। अब ये क्या करते हैं, कैपिटल को राजगीर से शिफ्ट कर देते हैं टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक फोर्ट बनवाया था। कहाँ पे, यहाँ से गंगा आ रही थी, यहाँ पे सोन रिवर, उन दोनों के बीच में बनवा दिया। सोन जो है वो ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की, तो इन दोनों के बीच में एक किला बनवा दिया था, एक फोर्ट बनवा दिया था। ठीक है, ताकि नेचुरल प्रोटेक्शन उनको मिल सके। उसके अलावा उद्दयन का ही एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, इसको मरवा दिया, किसको, उद्दयन को, किल्ड उद्दयन। और फिर एक नई यहाँ पे डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी, क्योंकि हरिंका डायनेस्टी में कोई भी एमिनेंट रूलर नहीं देखने को मिलता, तो इस वजह से नई एक डायनेस्टी शुरू होगी जिसका नाम है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में भी कुछ ज़्यादा खास रूलर नहीं आते, इनका टाइम पीरियड बहुत ही जल्दी बीतेगा। 412 BCE से लेके 345 BCE तक समहाउ ये रूल करते हैं। एक किंग आएगा इसमें शिशुनाग और दूसरा आ जाएगा कालाशोका। ठीक है, शिशुनाग एंड देन कालाशोका। शिशुनाग की अगर बात करें, कुछ खास कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगी। ये नोबेल हुआ करते थे अंडर उद्दयन, ऑफिशियल्स भी कंट्रोल किया करते थे मिलिट्री एंड ऑल के। इन्होंने क्या किया था, एक कैपिटल अपनी कहाँ पे बनवा दी थी, वैशाली में। एक कैपिटल इन्होंने बना दी वैशाली में। ठीक है, टेम्परेरी कैपिटल बनवाई थी यहाँ पे, बस कुछ खास टाइम पीरियड नहीं बीता इनका। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कालाशोका। कालाशोका क्या करवाते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट किसने करवाई, अजातशत्रु ने करवाई। कहाँ पे करवाई थी, राजगीर में करवाई थी। ये कहाँ पे करवाएंगे, एट वैशाली, जहाँ पे इसके पापा ने क्या किया था, टेम्परेरी कैपिटल बनवा दी थी। तो वैशाली में ये क्या करवाते हैं, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाते हैं। किसने इसको प्रिसाइड किया था, तो प्रिसाइडेड बाय, कोई चाहिए होगा ना वहाँ पे, अध्यक्ष भी तो चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो प्रिसाइडर आते हैं वो आते हैं साबा कामीर। ठीक है, साबा कामीर जो है वो यहाँ पे पूरा प्रिसाइड करते हैं कि सारा काम ठीक से चल रहा है नॉल। तो वो किसने किया था, साबा कामीर ने किया था। और उसके अलावा बुद्धिज़्म के बीच में कुछ डिस्प्यूट आने लगे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे। देखो क्या होता है, पहले तो बुद्धा जी ही कंडक्ट करते थे सारी मीटिंग्स, अब डिसाइपल भी आए तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बनने लगे। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रिजॉल्व करे गए ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो दैट वाज द मेन अचीवमेंट बाय द कालाशोका। कालाशोका के बारे में पुराण्स में मेंशन है, और वहाँ पे इनको एक नया टाइटल मिल जाता है जिसका नाम काक वर्णा है। काक वर्णा कालाशोका के लिए टाइटल दिया गया था। काक वर्णा का मतलब होता है टू रिमेंबर, किसी को याद रखना। वैसे कालाशोक में ज़्यादा एमिनेंट लीडर्स नहीं आए। एक महापद्मानंद करके हुआ करता था, महापद्मानंद ने कालाशोका को मरवा दिया एंड फाइनली एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी जिसको हम बोलते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी की अगर बात करें, इनका टाइम पीरियड कब शुरू होगा, 345 जहाँ पे शिशुनाग खत्म हुई, और यहाँ से चलेगा अप टू 321 BCE। अब इसके जो फाउंडर आएंगे वो आएंगे महापद्मानंदा, फर्स्ट रूलर। अब देखो, ये ना तो क्षत्रिय थे ना ये ब्राह्मण्स में आते थे, तो कुछ बोलते हैं कि इनका जो लीनियज है वो हमें नहीं पता, अननोन लीनियज से आते हैं, किस गोत्र से आते हैं कुछ नहीं पता इनके बारे में। कुछ का मानना ये है, यानी कि नॉन क्षत्रिय हैं, एटलीस्ट क्षत्रिय डायनेस्टी से नहीं आते, इतना तो पता चल गया। कुछ बोल देते हैं कि नॉन क्षत्रिय नहीं थे और नॉन क्षत्रिय थे और ऊपर से शूद्र थे, अकॉर्डिंग टू सम। उसके अलावा इनको एक टाइटल दिया गया था एक रथ का। एक रथ का टाइटल महापद्मानंद को दिया गया था, यानी कि सोल सॉवरिन, एक ही राजा है। और एक और टाइटल इनको दिया गया, दैट इज सर्व क्षत्रिय अंत का
सर्व क्षत्रिय अंतका। सर्व क्षत्रिय अंतका का क्या मतलब होता है कि अपरूटर ऑफ क्षत्रिय, यानी कि ऐसा राजा जिसने सारे के सारे क्षत्रिय को ख़त्म कर दिया। बोला ना यहाँ पे नॉन क्षत्रिय थे ये, तो मतलब पहले तो क्षत्रिय आ रहे थे और इन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। इसके अलावा इनको माना जाता था कि ये अवतार हैं किसके हैं, परशुराम के हैं, परशुराम के अवतार माने जाते हैं। कलिंगा वाला एरिया यानी कि उड़ीसा वाला एरिया इन्होंने काफ़ी हद तक जीत लिया था। इसके साथ जब जीता कलिंगा को इन्होंने, तो अपने साथ एक इमेज ले आए जिन्ना की। जिन्ना का मतलब होता है कॉन्करर, जिसने सब कुछ जीत लिया हो, ठीक है। उग्रसेन भी इनको बोला जाता है, उग्रसेन। और आर्मी भी इनकी काफ़ी बड़ी थी। और उग्रसेन का टाइटल हमें कहाँ से मिला, तो पाली टेक्स्ट से मिला। पाली टेक्स्ट किसके थे, तो बुद्धिज़्म के ही थे। इसके अलावा बहुत सारी कैनाल्स इन्होंने बनवाई, कैनाल्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम किया, इरिगेशन के ऊपर काम किया। कैनाल पे किया तो अल्टीमेटली इरिगेशन पे भी करेंगे ही, दैट्स वेरी कंपेरेबल है। और इनको और क्या बोला जाता था, तो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर किसको बोला गया, तो महापद्मानंद को बोला गया। अब महापद्मानंद का लड़का आएगा जिनका नाम था धनानंद, ठीक है। महापद्मानंद के बाद सेकंड जो किंग आएगा वो था धनानंद। धनानंद बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हुआ करता था अपनी जनता को लेके, ठीक है। जनता को वो पसंद नहीं आता था। और आपने कौटिल्य के बारे में सुना होगा, कौटिल्य की इन्होंने बेइज्जती कर दी थी कोर्ट में, ठीक है। वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आए थे धनानंद की कोर्ट में, बट ये उनकी बेइज्जती करते हैं। और फिर कौटिल्य क्या करते हैं, अपने बाल खोल देते हैं और बोलते हैं कि उसी दिन अब चोटी बांधूंगा जिस दिन इनका एम्पायर ख़त्म करूँगा। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करेंगे एंड फाइनली धनानंद की जो इतनी बड़ी ये एम्पायर बन रखी थी ये ख़त्म हो जाएगी। एनीवेज धनानंद को टाइटल्स दिए गए, जैसे कि एक था अग्रेम्स, एक था जेंड्रेमस। एग्रेम्स और जेंड्रेमस ये टाइटल किसको दिए गए, जेंड्रेमस। दीज टाइटल्स वर गिवन टू धनानंद। कहाँ से मिलते हैं, तो ग्रीक टेक्स्ट के अंदर से हमें ये सोर्सेज मिले कि इनको जो टाइटल दिए गए थे वो एग्रेम्स और जेंड्रेमस था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहे नंदास के टाइम पीरियड में। इन्होंने एक मेजरमेंट की यूनिट चलाई थी जिसको बोलते थे नंदो पक्रामणि, तो दैट वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके अलावा एक किंग थे अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी किसके रेन में होता है, तो नंदा के रेन में होता है। और इसके अलावा लास्ट में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य भी जिनको कहते हैं, उनकी इंसल्ट कर देते हैं ये भले दरबार में। और कौटिल्य ने उसी दिन से बोल दिया था कि मैं इससे रिवेंज लूँगा। और रिवेंज लेने के लिए इन्होंने जो राजा तैयार किया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता है कितने ज़्यादा एमिनेंट लीडर थे, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन करी उस टाइम पे। अखंड भारत जो था वो एक्चुअल में बनता है। और इसी के साथ नंदा डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और मौर्यन एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको थोड़ी सी लोकेशंस याद रखनी हो ना, तो मैं यहाँ पे जस्ट बता देती हूँ कौन कौन सी कहाँ पे है। ये देखो अंगा वाला यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मगध बिल्कुल इसके नीचे मिल जाएगा, अंग मगध। काशी यहाँ पे मिल जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और कोसाल यहाँ जैसे मिल जाएगा यूपी वाले एरिया में। वज्जी बिहार, माला भी यहाँ पे मिल जाएगा। मत्स्य इधर जैसे मिल जाएगा। अस्माका साउथ में मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। नॉर्थ का ही पार्ट रहेगा बट ज़्यादा नीचे कर दिया ये, यहाँ जैसे मिल जाएगा आपको अस्माका। सदर्न मोस्ट जो महाजनपद था दैट वाज अस्माका। और कंबोज जो था वो सबसे वेस्ट में पड़ता था, गंधा इसके थोड़ा अंदर था। कुरु यहाँ जैसे आ जाएगा, सुरसेनी भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पंचाला यहाँ पे आ जाएगा, अवंती, ठीक है। इस तरह से छेदी यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से ये 16 के 16 महाजनपद जो थे वो फैले हुए थे थ्रू आउट इंडिया। अब इनकी सोसाइटी देख लेते हैं। महाजनपद के टाइम पे सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। सोसाइटी जो थी काफ़ी स्ट्रेटिफाइड थी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि लेयर्स बनी हुई थी, मतलब दो क्लासेस आपको पक्का से मिलेंगी, एक मिलेगी पुअर, एक मिलेगी रिच। पुअर क्यों हमें पता कैसे चला, क्योंकि जो पुअर थी उनके लिए एक टर्म यूज़ करी गई है दलित कुल। क्या बोला गया है, दलित कुल। वैसे ही रिच लोगों के लिए जो टर्म यूज़ करी गई है वो है भोगा कुल, ठीक है। और दो टर्म्स और मिलेंगी, दैट इज़ क्षत्रिय। क्षत्रिय किसके लिए यूज़ करा गया था, राजा के लिए जो वॉर करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ मिलती हैं, जैसे कि शूद्रास, इनसे भी गए गुजरे जिनको ट्रीट करा जाता था, दैट वाज चंडालास। चंदेला लिख दिया, चंडालास। चंडालास को तो और भी बुरे तरीके से
ट्रीट किया जाता था। इनकी जो कंडीशन थी वो डिटीरियोरेटेड थी, यानी कि बहुत बुरी हो रखी थी। इसके अलावा जो सोसाइटी हमें मिलती है अगेन, तो वो थी पेट्रियार्कल, यानी कि जो फादर होंगे, सबसे बड़े होंगे मेल घर पे, उनकी ही चलती थी। तो जो हेड होता था यहाँ पे वो मेल होता था, और पुत्रों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कंपेयर टू द गर्ल्स। इसके अलावा ये पॉटरी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे। पॉटरी का पर्पस हमने डिफरेंट डिफरेंट देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो पॉटरी की अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉटरी चलती है जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। ठीक है, कहाँ पे मेंशन है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। और ऑक्यूपेशन का भी एक ज़रिया था पॉटरी। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, एक पॉटरी तो होती थी, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एग्रीकल्चर पे तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस थी। क्यों थी डिपेंडेंस? क्योंकि हमने देखा आयरन की वजह से प्लो वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बन गए थे, तो खेती करना जो था वो थोड़ा इजी हो गया था, सिंप्लीफाई हो गया था। कहाँ से पता चलता है कि एग्रीकल्चर पे इनकी डिपेंडेंसी थी? तो विनय पिताक, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो उसके अंदर हमें मेंशन मिलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा किया करते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा क्राफ्ट में इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्राफ्ट में क्या क्या थे? तो एज आई टोल्ड यू, पॉटरी भी ये किया करते थे। पॉटरी को टर्म यूज़ करी गई है कुंभकारा। पॉटरी के लिए टर्म की क्या यूज़ करी गई? कुंभकारा। दूसरे आते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ की बात करें तो इनको बोला जाता था कमारा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे ऑक्यूपेशन अभी मिलेगी। वैसे ही कॉपर स्मिथ भी मिलेंगे। कॉपर स्मिथ के लिए इन्होंने टर्म यूज़ करी स्वर्णकारा। ज्वेलर्स भी थे, ज्वेलर्स के लिए इन्होंने टर्म यूज़ करी मणिकारा। वैसे ही ट्रेडर्स भी मिलेंगे, ट्रेडर्स के लिए टर्म यूज़ करी, कोई स्पेसिफिक नहीं थी, बस ट्रेडर्स थे। एंड गोल्ड स्मिथ भी हुआ करते थे। तो ये सारी किस चीज़ में आ गई? क्राफ्टमैन। तो यानी कि क्राफ्टिंग में भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके अलावा ऑक्यूपेशन देख ली, पॉटरी देख ली, सोसाइटी देख ली। एक जो था इनकी जो डेवलपमेंट हो रही थी वो थी अर्बन सिटीज़ की, क्योंकि हमने महाजनपद को क्या बोला कि सेकेंड फेज़ ऑफ अर्बनाइजेशन हम किसको बोल देते हैं? महाजनपद को बोल देते हैं। जो अर्बन सिटीज़ सबसे ज़्यादा इमर्ज होके आई वो था एक तो मथुरा वाला एरिया, और दूसरा जो एरिया मिलेगा वो था उज्जैन वाला एरिया, मथुरा एंड उज्जैन। इसके अलावा दो टर्मिनोलॉजीज़ आपको और मिल जाती हैं। एक मिलती है नगर, तो नगर भी क्या रिप्रेजेंट करता है? कि सिटी है। और एक और टर्म मिलती है दैट इज़ महानगर। महानगर से हमें पता लगता है कि जो सिटी का साइज़ है वो एक्सीड कर रहा है। फोर्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करी पुर। ठीक है, मार्केट टाउन भी हुआ करता था वहाँ पे, मार्केट टाउन। मार्केट टाउन को टर्म यूज़ कर ली गई निगम। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट से हमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ मिलती हैं, जिससे हमें उनकी सोसाइटी वगैरह का पता चलता है। इसके अलावा अर्बन सिटीज़ के बाद इन्होंने, ये नहीं था इसका मतलब कि वहाँ पे गांव नहीं हुआ करते थे, गांव वाला एरिया भी हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करी गई जिसको बोला गया ग्रामा। क्या बोल दिया गया? ग्राम बोल दिया गया। और गांव के अंदर भी ऑक्यूपेशंस हुआ करती थी, जैसे कि कौन कौन होता था? एक होते थे कारपेंटर्स। कारपेंटर्स को बोल दिया गया वधाकी ग्राम, वधाकी ग्राम। वैसे ही सॉल्ट वर्कर्स भी हुआ करते थे, तो उनको बोल दिया गया लोनाका ग्राम, लोनाका ग्राम। देखो ग्राम ग्राम लगा दिया उधर ऑक्यूपेशन के साथ, यानी कि ये गांव में ऑक्यूपेशन चल रही थी। इसके अलावा ये लोग भी हर चीज़ में आयरन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। राइस की कल्टीवेशन गांव में बहुत ज़्यादा चल रही थी। और इवन क्योंकि वहाँ पे गंगा रिवर भी थी ना, गंगा वाला दोआब का एरिया आ जाता है, तो इस वजह से जो लैंड थी दैट वाज हाईली फर्टाइल। उसके अलावा मिक्स्ड क्रॉपिंग ये लोग किया करते थे। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स थी वो एक ही जगह पे सो करना ये किया करते थे। वर्ण सिस्टम भी अपना भीषण रूप यहाँ पे देखता हुआ मिलेगा आपको। तो जो वर्ण सिस्टम था इसके बारे में मंडला 10 में भी मिल जाता है आपको, और एक हीम आता है जिसको बोलते हैं पुरुषुक्ता हीम। पुरुषुक्ता हीम के अंदर वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन है, जिसमें क्या बोला जाता है? 4 फोल्ड होते हैं जो कि विष्णु की बॉडी से आते हैं। वो क्या क्या थे? सबसे पहले थे ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स के बाद आ जाएंगे क्षत्रिय, थर्ड आ जाएंगे वैश्यास, एंड फोर्थ वन आ जाएंगे शूद्रास।
ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे इमर्ज कर रही थी। और हमने देख लिया था वर्ण सिस्टम का जो मिसयूज़ था वो तो वैदिक पीरियड से ही शुरू हो गया था। ऋग वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम को ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लिया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में डिट्यूरेशन शुरू हो जाती है। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्यास इनको सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया जाता है और बोला जाता है कि जो शूद्र होंगे वो सभी के क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मतलब सबसे नीच जात इनको डिक्लेयर करने लग गए। ठीक है, तो ये जो था ये मिसयूज़ हो जाता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, और उसके बाद ऐसे ही चलता है कहीं हद तक। उसके अलावा इंटर वर्ण मैरिज जो थी वो अलाउड थी, इंटर वर्ण मैरिज, पर जो लड़का होना चाहिए वो ऊपर वर्ण का होना चाहिए और लड़की जो थी वो नीचे की चल जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जाति का सिस्टम चलता है। इसके अलावा लैंड सिस्टम क्या था, लैंड, अगर लैंड का देखें तो कुछ जो ज़मीन होती थी वो इंडिविजुअल्स की भी होती थी, यानी कि गांव वालों की अपनी भी हुआ करती थी, और कुछ जो ज़मीन मिलेगी वो किंग्स की मिलेगी, राजा लोगों की मिल जाएगी। ठीक है, और लैंड जो थी इनकी गिफ्टिंग भी करी जाती थी, गिफ्ट में दे दी जाती थी। किसको दी जाती थी, या तो ब्राह्मणास को दी जाएगी या संघास को दी जाएगी। संघास क्या थे, संघ बनते थे बुद्धिज़्म के। ठीक है, लोग इकट्ठे हुआ करते थे तो इनको दान कर दी जाती थी ज़मीन। और इसके अलावा कुछ मर्केंट्स हुआ करते थे जो कि ज़मीनें संघा को डोनेट करते थे, उनको बोल दिया जाता था अनंत पेंडिका। क्या बोल देते थे, अनंत पेंडिका। इसका मतलब है एक तो राजा ने दी संघ को, ठीक है, जो लैंड है वो किसको दी, संघ को दी। किसने दी, राजा ने दी। अनंत पेंडिका का मतलब है मर्केंट्स जो हुआ करते थे ना, मर्केंट्स किसको दे रहे हैं, संघास को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ज़मीन दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज सेकेंड थिंग। इसके अलावा एक और टर्म मिलती है, दैट इज़ ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय नाम से ही पता लग रहा है किसको दी जाएगी, ब्राह्मण्स को दी जाएगी। ठीक है, और ऑल्दो हम अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुत्तर निकाय में हम पढ़ते हैं कि जो लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को दी जा रही है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो मतलब इसको इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आपदा धर्म भी बोला जाता है, एक टर्म, दैट इज़ आपदा धर्म। आपदा नाम से ही पता लग रहा है एमरजेंसी वाला टाइम पीरियड आ गया है। तो मतलब यहाँ पे वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था जब एमरजेंसी लगती थी, अकाल पड़ गया या बाहर से कोई वॉर शुरू हो गया, तो उस केस में कोई सिस्टम नहीं रहता था और सारे एकजुट हो जाया करते थे। ठीक है, उसके अलावा मैरिज के बारे में देखें तो मैरिजेस थी वो डिफरेंट टाइप की मिलती हैं, जैसे कि एक मिलेगी, धर्मशास्त्र के अंदर बोला गया है कि देयर वर अराउंड 8 टाइप ऑफ मैरिजेस, धर्मशास्त्र में ये चीज़ बोली गई। वैसे ही विनय पिताका के अंदर बोला गया है कि 8 नहीं है 10 हैं। ठीक है, 10 टाइप ऑफ मैरिजेस। और विडोरी मैरिज अलाउड थी, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ आप ये बोल सकते हो, यानी कि विडो मैरिज जो थी यहाँ पे वो अलाउड कर दी गई थी, री मैरिज कर सकते थे। ठीक है, कैसे पता चला कि ये विडो री मैरिज किया करते थे, बिकॉज हमें एक टर्म मिलती है दैट इज़ पुनर्विवाह बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये करते थे। इसके अलावा नियोग भी अलाउड था। नियोग का मतलब होता है लेविरेट मैरिज, यानी कि अगर बड़ा भाई है और उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई छोटा भाई भी था तो उसकी भाभी के साथ शादी कर दी जाती है। इसके अलावा स्त्री धन के बारे में भी मेंशन है। स्त्री धन क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है तो अपने ससुराल जब वो जा रही होती है तो उसकी मम्मी क्या करती है, ज्वेलरी पैसे वगैरह उसको दे दिया करती थी। ठीक है, बाकी अगर वीमेन की सिचुएशन देखें, लेडीज़ जो थी उनकी क्या सिचुएशन थी, तो सबऑर्डिनेट हो चुकी थी मेल्स के, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कौन है, मेल्स। उसके अलावा सती सिस्टम भी प्रेवलेंट था, जहाँ पे विडो री मैरिज भी देखने को मिल रही है पर सती सिस्टम भी चल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे अलाउड थी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देखें तो फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा जो विमेन थी उनको एज अ दक्षिणा भी दे दिया जाता था पंडित्स को। और जो नन्स थी, जो भिक्षुक के फॉर्म में चली जाती थी, उनको अलाउ कर दिया गया था बुद्धिज़्म में। ठीक है, रिलीजन देखें तो 3 तरह के रिलीजन उस टाइम पे चल रहे थे। कौन कौन से आपको पता ही है, दैट इज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म।
ये तीनों रिलीजन चल रहे थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद्स। उसके अलावा इकॉनमी देखें तो इकॉनमी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो एग्रीकल्चर से भी इनको पैसा आया करता था, ट्रेड से भी आया करता था। ट्रेड इंडिया के अंदर भी चल रहे थे, बाहर भी चल रहे थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ टर्म्स मिलती हैं हमें, टैक्स की कलेक्शन भी हुआ करती थी। जैसे एक टर्म मिलती है हमें शुल्क। शुल्क जो था ये टोल्स ऑफिशियल हुआ करते थे, ठीक है। उसके अलावा कस्टम ऑफिशियल्स के लिए अलग टर्म लगी थी, कस्टम ऑफिशियल्स, इनके लिए कामिक्स का यूज़ करा जाता था। इसके अलावा ट्रेड गिल्ड्स भी थे, जैसे कॉरपोरेट सोसाइटीज़ होती है ना, उसी तरह से उस टाइम पे ट्रेड गिल्ड्स बने हुए थे। जो मेन कॉइन यहाँ पे यूज़ हो रहा था वो था कर्षपन, ठीक है। बाद में सिल्वर कॉइन भी मिले, तो बहुत सारे थे। और इसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगता था, जैसे जिसको बोलते थे भाग। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्स लगते थे, या तो 1/6 लगेगा टोटल प्रोड्यूस का, या तो 1/8 लगेगा, या फिर 1/10 लगेगा ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। एक टर्म मिलती है दैट इज़ सेठीज़। ये सेठीज़ जो थी ये मर्केंट्स के लिए यूज़ हुई थी। सेठीज़ टर्म किसके लिए यूज़ हुई? मर्केंट्स। उसके बाद पन्निनी की अष्ट अध्यायी, ये अलग से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्निनी की जो अष्ट अध्यायी बुक थी ना, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें एक टर्म यूज़ हुई है वेतन। वेज के लिए वेतन यूज़ हुई है, और जो वेजर है उसके लिए वेतनिक यूज़ हुई है। वेतनिक, वेजर, वेतनिक, वेजर, ठीक है। तो किस बुक में हुई है ये? पन्निनी की अष्ट अध्यायी, ठीक है। सो हमने देख लिया किस तरह से नंदा डायनेस्टी खत्म हुई। यहाँ पे हमने हर्यंका डायनेस्टी देखी, शिशुनाग डायनेस्टी देखी, एंड फाइनली नंदा डायनेस्टी देखी। हर्यंका में आपने बिंबिसार देखा, अजातशत्रु देखा, और फाइनली उदयन देखा। फिर शिशुनाग देखा, कालाशोक देखा, और महापद्मानंद, धनानंद। धनानंद की डेथ कैसे हुई? मर्डर हो गया बेसिकली। किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी? मौर्यन एम्पायर। किसने एस्टेब्लिश करवाया? तो विष्णुगुप्त ने, या फिर जिनको चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मौर्यन स्टोरी है इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हमें कुछ और नोटिस करना पड़ेगा, दैट इज़ अबाउट द जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे इस टाइम पीरियड में, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। आई जस्ट होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।